हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसको आप कम टाइम में पूरा चैप्टर कर सकते हैं। और आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में, प्रीलिम्स में, हर एग्जाम में आता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बच्चों क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब बच्चों बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो पहले इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए, तो पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है बच्चों कि जो ये हाइट एंड डिस्टेंस है सर, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेगा। कहां लगेगा? राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसको मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करा तो मैंने, समझो बच्चों को ध्यान से, ये अगर मैंने इसको राइट एंगल ले लिया, 90 डिग्री का है राइट एंगल, और ये हमारा क्या है बच्चों, मान लेते हैं थीटा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार राइट एंगल बी पे हो। कभी ऐसा भी हो सकता है आपका क्वेश्चन कि सर आपने इस डायग्राम को आप ऐसे ले लो। कैसे ले लो आप इस डायग्राम को ऐसे ले लो, आप इसी डायग्राम को ऐसे ले लो। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया ना, ये आपका थीटा हो गया। एक केस और ले लेते हैं, इसको सेकंड मान लिया, और बच्चों ये मान लेते हैं थर्ड। इसको हमने ऐसे ले लिया। कैसे ले लिया? ऐसे। अब ये ए ले लें, ये बी ले लो, यहां पे भी ये सी ले लो। अब देखो मैंने 3 बार अलग अलग लिया है। पहले बात समझो मैं करना क्या चाहता हूं बच्चों। जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर इस केस में अगर हमारा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो हर बार ये सिमिलर हो। इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, जो थीटा के ऑपोजिट साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। जो थीटा के ऑपोजिट होती है जो साइड, वो परपेंडिकुलर है, और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है बच्चों, वो हाइपोटेन्यूस होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने अभी? जो मैंने बात बोली बच्चों वो ये कि जो थीटा के सामने वाली साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर है, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड है, बेस जो सामने लगी है उसके साथ में, वो बेस है। और 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है बच्चों, उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सेम कहानी यहां पे, अगर मैंने यहां थीटा ले लिया तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस। और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोटेन्यूस। ये क्यों मैंने बात की? क्योंकि बच्चों हमें इस चैप्टर में चैप्टर के अंदर हमें थीटा लेना होता है, ठीक है, एंगल लेना होता है। तो कभी कभी डायग्राम ऐसा बनता है कि हमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा बेस लें, कौन सा परपेंडिकुलर लें और कौन सा हाइपोटेन्यूस लें। तो इसको देखते हुए मैंने आपको सबसे पहले 3 अलग अलग डायमेंशंस पे 90 डिग्री बना के आपको ये बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चा कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है, कौन सा हमारा बेस है और कौन सी साइड हमारी हाइपोटेन्यूस है। तो आप समझ गए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है बच्चा, क्या कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, जो थीटा के ऑपोजिट साइड है, जो थीटा के ऑपोजिट या उसके सामने, वो आपका परपेंडिकुलर है, और जो थीटा के साथ जहां एंगल लगा हुआ है एडजेसेंट साइड, उसको हम बेस कहते हैं। अगर आपको ये बात पता चल गई तो हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन बच्चों, ये बात आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पे आता है। कहां आता है? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सॉल्व होता है। अच्छा, दूसरी बात तो ये हो गई। पहली बात मैंने बच्चों ये बताई कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है। दूसरी बात मैंने बच्चों ये बताई कि जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। अब आते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और वो क्या होता है बच्चों? हमारा लाइन ऑफ साइट। किसकी बात करें? लाइन ऑफ साइट। एक होता है बच्चों लाइन ऑफ साइट, ठीक है सर, लाइन ऑफ साइट की बात करेंगे पहला। फिर बात करेंगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड नंबर पे जो आता है बच्चों वो आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों ये पता बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 2 बातें बताने के बाद अब हमें जो 3 इंफॉर्मेशन लेनी है जो हमें इस चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए, वो बच्चों ये है कि लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब बच्चों इसको हटा के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो इसको हम हटा देते हैं। अब आइए एक बात करते हैं। सर सपोज करो बच्चों कि अगर मैंने ये एक पॉइंट है जहां पे इसको मैंने ए ले लिया, ये पॉइंट मेरा बी है और ये पॉइंट मेरा सी है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि बच्चों ये ए पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है और वो इस काइट को देख रहा है। क्या देख रहा है?
इस काइट को देख रहा है। तो सबसे पहली बात क्या हो गया बच्चों, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब समझना है यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ साइट है, जहां से वो ए से किसको देख रहा है, ए से पॉइंट सी को देख रहा है, मान लेते हैं पॉइंट सी को देख रहा है, ये काइट है, ये यहां पे खड़ा है। अच्छा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि लाइन ऑफ साइट तो ये वाली लाइन हमारी होगी, कौन सी, ये वाली जो लाइन है बच्चों, इसको हम बोल देंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, कि जो जहां पे खड़ा होके कोई चीज को वो देख रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो बन गई लाइन ऑफ साइट। अब बात करते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखा जाए तो क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया बेस, और ये है लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। आसान भाषा में देखा जाए तो जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, जैसे मैं सामने देख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ये जो बेस है, जो बेस है, उससे हम कितने डिग्री हमने अपने एलिवेशन पे देखा। मतलब जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं बच्चों तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दूसरी चीज हो गई, पहली क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट, जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। दूसरी बात मैंने बताई बच्चों कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, जो हॉरिजॉन्टल बेस है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो हो गया बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात करेंगे बच्चों तो इसी को रिवर्स कर दें। किसको रिवर्स कर दें, इसी को। अभी पॉइंट ए, अभी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में क्या लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में बच्चों हमने लिया ये कि जो मेरा पॉइंट ए था वो नीचे था और पॉइंट सी मेरा एक टॉप फ्लोर पे था। ठीक है, रूफ पे मान ले या कहीं भी टॉप फ्लोर पे था। तो जब हम नीचे से ऊपर देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन देखने के बाद अब ये भी समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पता करें। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो जिस लाइन में जो देख रहे हैं उसको हमने लाइन ऑफ साइट बोल दिया, लेकिन जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हमने, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत एलिवेशन, अभी यूं देख रहे थे अब ऐसे देख रहे हैं, तो बेस से, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब नीचे से ऊपर देखोगे वो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब एक बात और है बच्चों, वो समझने वाली बात ये है कि इस केस में नीचे से हम ऊपर देख रहे थे और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, यही चीज होगा। बस होगा क्या कि अब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे। कहां से देखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो बच्चों ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब देखो यहां से जब ऊपर देख रहे थे तो ये बेस था और ये आपका लाइन ऑफ साइट था, इनके बीच में एंगल बन रहा था, तो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही सेम कहानी बेटा जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो मान लेते हैं ये एक रेफरेंस पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन और आपने इतना आप डिप्रेशन पे गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना थीटा। लेकिन सर हम तो ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल, इस एंगल के इसको कर देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको इसके इक्वल कर देते हैं। पता है क्यों करते हैं बच्चों, सपोज करो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बीच में एक पैरेलल है, एक ये लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और ये क्या हो गया, लाइन 1 और ये हो गया लाइन 2। ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस केस में बच्चों आपको पता था कि ये वाली जो एंगल होता है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी यहां भी लगती है जिसकी वजह से ये वाला थीटा इस थीटा के इक्वल हो जाता है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अभी तक जो मैंने आपको फोकस किया वो सिर्फ 3 बातों पे फोकस किया। पहला कि आपको ये पता हो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अलग अलग डायमेंशन में आपका राइट एंगल बना है तो आप कैसे पता करोगे कि आपका हाइट कौन सा है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर या हाइट एक ही चीज होती है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कैसा है, कौन सा है। फिर सेकंड नंबर पे जो मैंने फोकस किया आपको वो बताया कि जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट जहां से आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, जिस पॉइंट से आप जहां तक देख रहे हो वो जो लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब देखना, और जो लाइन सीधी जा रही है वो लाइन ऑफ साइट बन जाती है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि बेस के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे से ऊपर देखते हो तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरी जो मैंने बात करी बच्चों वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की। जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो ये जो बेस है और जहां तक आपका एंगल बना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है
इसके पीछे रीजन ये है बच्चों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगती है और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अगर आपको बच्चों ये बात पता हो गई तो अब क्वेश्चंस को लगाने में कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि सर अब आपको एक बात पता है। क्या पता है सर? कि सर मान लीजिए मैंने इसको ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। अगर मेरा एंगल बच्चों ये है, ठीक है, तो हमने पता है कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और इसके वाली जो सामने हो गई साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट, वो सामने हाइपोटेन्यूज हो गई। और ये जो बेस है ये कौन सी हो गई बच्चों? हमारी बेस का वो सॉरी थीटा के जो एडजेसेंट है वो कौन सी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगा बच्चों बेस। अब एक बात आपको पता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखो सम पीपल हैव, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा बच्चों? टेन थीटा क्या बन जाएगा आपको? टेन थीटा जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ज्यादातर जो एंगल लगता है बच्चों वो टेन थीटा लगता है, लेकिन आपको साइन थीटा और कॉस थीटा भी पता हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे हम जल्दी याद भी कर सकते हैं और हमें याद भी रहेगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। कुछ लोगों के काले बाल हैं, समझ लो, एक याद करने का आसान तरीका है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ऐसा कुछ नहीं है, जिससे जल्दी याद होता है, वो एक तरीका है। इससे आपको एंगल के सारे रेशियोज अच्छे से याद हो जाते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ओके, उसके बाद ये आपने अगर समझ लिया तो सिर्फ एंगल लगाना है। और आइए कुछ अब क्वेश्चंस भी देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक जानने के बाद अब बारी बच्चों ये है कि हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि जो क्वेश्चंस है ना हाइट एंड डिस्टेंस में, वो मोस्टली 8-9 टाइप्स, 7-8 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। अगर इंडिविजुअली आपने वो 7-8 टाइप्स के क्वेश्चंस पे कमांड कर लिया तो इसका मतलब है आपको चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। बच्चों इसका जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बच्चों पता है आपको कैसे बनता है? चलिए मैं आपको बताता चलूं कि टाइप 1 क्वेश्चन कैसे बनता है। टाइप 1 क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि सपोज करो मेरा ये ए बी है और इसको मैं ले लेता हूं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि जो टावर है, इस टावर की हाइट मुझे हाइट निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट लेनी है। एक बंदा है, ठीक है, वो सी पॉइंट से खड़ा होकर ए पॉइंट पे देख रहा है, टॉप पे कुछ देख रहा था, और बी से जो उसकी डिस्टेंस है दैट इज 160 सेंटीमीटर। एंड जो एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो मैंने क्या क्वेश्चन बोला? मैंने क्वेश्चन ये बोला कि एक पर्सन है जो पॉइंट सी पे खड़े होके पॉइंट ए को देख रहा है। कोई भी एक काइट हो सकती है, बर्ड हो सकती है, किसी को भी देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है देखने का दैट इज 60 डिग्री। और यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मींस आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी कहो या एच बोलो, हाइट ऑफ टावर बोलो, कुछ भी बोलो, मोस्टली मुझे ए बी फाइंड करना है। ए बी एच के इक्वल है। एंड इस जो टावर का जो फुट है उससे वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? 160 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि सर जो एंगल है, जो थीटा है, उसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है ना बच्चों? तो मैंने बोला परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? जो एडजेसेंट साइड इसको होती है, इसको हम कहते हैं बच्चों बेस। ठीक है, व्हाट आई हैव टू फाइंड, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। एक फॉर्मूला हमें बच्चों याद है, दैट इज फॉर्मूला क्या है? टाइटली पुल्ड बैक। तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा टाइटली पुल्ड, मतलब पुल्ड का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक काम और करते हैं, परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपका? ए बी गिवन है, तो आप ए बी रख लो बच्चों। बेस कितना गिवन है आपका? BC गिवन है। ये देखो बच्चों, बेस जो हमारा गिवन है वो बेसिक गिवन है। अच्छा, अब आपको पता है टाइटली पुल्ड बैक, तो यहां हो गया 10 और हम क्या लगा देंगे बच्चों? यहां लगा देंगे हम 1060। क्या लगा देंगे? 1060। अब आ जाओ, एक काम करते हैं, अब आप इसकी वैल्यू रखो। सर मुझे ए बी फाइंड करना था, तो 1060 ए बी अपॉन BC। BC की लेंथ कितनी दी है बच्चों? BC की लेंथ दी है 60 सेंटीमीटर। ये टाइप 1 क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का बच्चों। BC की लेंथ कितनी दी है आपको? 60 सेंटीमीटर, तो आपने ये 60 सेंटीमीटर रखा। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? AB अपॉन
160। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दो। जब बच्चों इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 नॉट 60 कितना है 160। अब 160 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बच्चों 160 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। किससे √3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे √3 से। अब अगर बात की जाए बच्चों कि √3 की वैल्यू कितनी होती है तो √3 की जो वैल्यू होती है बच्चों दैट इज 1.732। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो काफी, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये 0.27। तो दिस इज द आंसर। ये किसकी लेंथ है बच्चों ये आ गई AB की लेंथ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या बच्चों, हम लोगों ने किया ये कि एक पर्सन है C पॉइंट पे खड़ा था, वो A पॉइंट को देख रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। हमें इस टावर की हाइट बतानी थी। बेस जो टावर का फुट है उससे वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है 160 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा था, दैट वाज 160 सेंटीमीटर। हमने कहा भाई मुझे यहाँ परपेंडिकुलर बतानी है, तो हमें जो वेरिएबल्स लेनी, मैंने tan थीटा ही क्यों लिया बच्चों, मैंने tan थीटा इसलिए लिया क्योंकि देखो हमें परपेंडिकुलर को ही आप A भी कह सकते हैं। तो आप यहां कह सकते हो हाइट ऑफ टावर कितना है 277.12 मीटर। ठीक है, तो आप इसको आप यहां पे परपेंडिकुलर को हाइट भी कह सकते हो AB भी कह सकते हो। मैंने पहले वेरिएबल के फॉर्म में AB लिया BC लिया, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया। ठीक है, तो मैंने इसलिए परपेंडिकुलर और बेस लिया क्योंकि हमें एक वैल्यू नोन है और एक वैल्यू अननोन है। तो आपको जो भी रेशियो लेना होगा वो इस हिसाब से लेना होगा कि एक नोन होनी चाहिए एक अननोन होनी चाहिए, क्योंकि एंगल का रेशियो तो आपको गिवन ही है। इसी हिसाब से क्योंकि 3 गिवन वैल्यूज इसमें होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, 2 नोन होनी चाहिए एक अननोन होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम एंगल बच्चों बनाते हैं। आइए टाइप 2 भी देखते हैं बच्चों। अब टाइप 2 क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए समझते हैं टाइप 2 क्वेश्चन हमारा क्या होता है। तो अगर बच्चों हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में हमें यह मिलेगा कि मान लो ये एक ऑब्जर्वेशन टावर है। क्या है ऑब्जर्वेशन टावर, और यहां पे कोई गार्ड बैठा है, आर्मी का कोई भी बंदा बैठा है, कोई भी एक ऑब्जर्वर बैठा है। अच्छा, वो टावर की हाइट कितनी है, वो टावर की बच्चों मैं हाइट ले लेता हूं। सपोज करो मैं ले लूं, कितना ले लूं 150 ले लूं, चलो आप 150 ले लो। मैंने 150 हाइट ले ली। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद समझना, ये जो बंदा है ऊपर से नीचे देख रहा है, मान लो इसको यहां पे एक एनिमी की बोट दिख गई। क्या दिख गई एनिमी की, इसको एक बोट। ओके, अब जब इसको एनिमी की बोट दिखे तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें चेक करना होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है 30 डिग्री। तो आपको क्या बताना है कि इस टावर के फुट से ये जो एनिमी की बोट है वो कितने डिस्टेंस पे है। बस ये हो गया बच्चों टाइप 2। समझो ध्यान से, तो हमें AB की डिस्टेंस गिवन है, एंगल गिवन है। अगर ये 30 है तो बच्चों क्या हो जाएगी, ये भी 30 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है सर कि अब हमारा ये एंगल गिवन है तो वही लगेगा सर। इसके एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड बेस होती है। ठीक है, और हमें बेस ही पता करना है क्योंकि एंगल भी हमें पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस पता हो जाए। तो क्या करेंगे सर हम लोग कहानी यही करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों ध्यान रखना, tan थीटा कितना गिवन है हमें, tan थीटा ले लेते हैं हम अगेन 30 डिग्री ले लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना गिवन है बच्चों 150, सॉरी इसको 150 ना लिखो, पहले इसका वेरिएबल के फॉर्म में लिखो कि सर ये AB। बेस कितना गिवन है बच्चों, ये है आपके पास BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AB आपको पता है तो AB की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, दैट इज 150। BC आपको निकालना है तो आप बच्चों BC यहां रखो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 150 इंटू √3। अब आप पकड़ लो 150 √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब मैं क्या करूं, ये 0 में यहां लगा देता हूं। तो ये आंसर मेरा आ गया बच्चों 259.8 मीटर। ये एनिमी की बोट है। ये क्या है बच्चों, ये एनिमी की बोट, इतने टावर ऑफ जो टावर का फुट है उससे इतने डिस्टेंस पे ये एनिमी की बोट है। तो याद रखना बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन। अब मैं मान लेता कि नहीं अब एक क्या हुआ, इसी क्वेश्चन में ऐड करूं और इसी में बच्चों मैं आपको टाइप 3 भी सिखा दूं, टाइप 3 भी मैं सिखा दूं। और टाइप 3 क्या होगा कि नहीं, अब जो ये एनिमी की बोट है वो यहां पे आ गई है, कहीं कहां पे आ गई है यहां पे, और यहां पे जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है सपोज कर लेते हैं बच्चों दैट इज 45। कितना हो गया एनिमल
ये, एंड इसकी डिप्रेशन कितनी हो गई 45। अगेन टाइप 2 तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि इसकी आपको जो डिस्टेंस मिल गई दैट इज 259। कितना हो गया बच्चों 259, 259.8 मीटर। ओके, अब इसी में टाइप 3 ऐड हो गया कि कहा नहीं नहीं नहीं, अब आपको बताना है कि ये बोट, ठीक है, अब ये बोट यहां पे चली आई तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, हमें एक नया डिस्टेंस निकालना है। ओके, ये वाली हाइट से मान लो यहां पे आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग के बीच में ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चों बनते हैं। तो कुछ नहीं करना है सर, इस क्वेश्चन में भी आपको यही कहानी करनी है, बिकॉज हाइट इज गिवन है, एंगल इज गिवन है, तो यहां क्या लग जाएगा बच्चों, यहां लग जाएगा आपका tan थीटा, कहानी वही रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों AB, बेस कितना है आपको, अब ये ABC, तो इसको D ले लो सर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों BD, और 1045 है अब, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो मैं यहां लिख देता हूं 1045 AB अपॉन BD। 1045 की वैल्यू कितनी हो गई, 1045 की वैल्यू हो गई 1, और AB आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 150, BD आपको निकालना है, तो BD से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 150 मीटर। टोटल पूछे तो दोनों को ऐड कर दो, अगर सिर्फ BD की पूछे तो आप BD बता दो। तो ये रहा बच्चों आपका टाइप 2 और 3 एक साथ, जिसमें हमें बेस निकालना था। बेस नहीं मतलब ये कह सकते हैं कि टावर के फुट से आपका जो ऑब्जर्वेशन बोर्ड था, एनिमी का बोर्ड था, उसकी डिस्टेंस कितनी है, और मान लो बाद में इधर आ गया तो टोटल डिस्टेंस पूछे तो टोटल निकाल दो, और इंडिविजुअली सिर्फ यहां का डिस्टेंस पूछे तो कह देना भैया यहां का डिस्टेंस जो है वो 150 मीटर ही है। क्यों, क्योंकि सर एंगल कितना है, एंगल है 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो जाके होती है आपकी 1। यकीन मानो इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं। एक दो टाइप्स के 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस और हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, आप मेरी वीडियोस को पूरी देखिए, समझने की कोशिश करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। तो आइए और इस वीडियो को पूरी देखिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, एंड सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं आपसे अगले 3 टाइप्स को लेके नेक्स्ट वीडियो में।